नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है आर ओ के 100 क्वेश्चन लगभग कर लिए थे दो पार्ट में। आज हम लोग जो है उसका आखिरी खंड करेंगे और जो 2016 प्री आर ओ का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर डिस्कशन का, जो सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो आइए जो है पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए 100 हमने कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 101 है, देखिए ये रीजनिंग का है। तो इसमें ए सही है, खैर इसका कोई मतलब नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने होंगे, इसका कोई बताने का तो मतलब निकलेगा नहीं। तो रीजनिंग को मैं भगा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, ये जो है आपका स्टैटिक पोर्शन है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था या किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग है ये 2017 में बनाया गया था, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार चुन के आई थी तो उन्होंने इसका गठन किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी उन्नाव। तो देखिए जो श्रावस्ती जनपद है इसमें पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए, चाहे महिला साक्षरता दर पूछा जाए या ओवरऑल साक्षरता दर पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश की सबसे खराब लिटरेसी रेट जो है वो श्रावस्ती जनपद की है, जनगणना 2011 के हिसाब से। क्योंकि अभी देखिए जनगणना का टाइम था, उस समय कोविड चल रहा था, इसलिए जनगणना हो नहीं पाई थी। तो इसलिए 2011 की जनगणना से ही आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मेरा उन साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि जो इस बार आर ओ का पेपर देने वाले हैं वो लोग डेमोग्राफी को बहुत अच्छे से करके जाए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डेमोग्राफी से आपको निश्चित तौर पर देखने को आर ओ के पेपर में मिलेगा, ये उसके सिलेबस का हिस्सा है। फिर देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 27%। तो देखिए जो है नहर का क्षेत्र जो है 30% है। और आप ये भी जान लीजिए कि नहरों द्वारा सिंचित सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के पास ही है। अगर प्रतिशतता पूछ ली जाए तो वो पंजाब हो जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्र पूछा जाता है तो वो जो उत्तर प्रदेश होगा। अगर नहरों द्वारा सिंचित प्रतिशत भूमि की बात की जाए तब देखिए वो आपका पंजाब राज्य हो जाएगा, मतलब पीबी। और अगर क्षेत्र को पूछा जाएगा तो यूपी होगा, जिसका आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है बीच बीच में, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं मैं सारे पेपर जो है आपको कंप्लीट करा दूँ आर ओ के एग्जाम से पहले। अब देखिए यहाँ दो सूचियां दी गई हैं। एक सूची है जिसमें कुछ सामान जो बनते हैं और दूसरे कहाँ बनते हैं उनको दिया गया है। तो हम इसको सीधे देखते हैं। देखिए पीतल का सामान जो है वो मुरादाबाद में बनता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि मुरादाबाद में पीतल का सामान बनता है। माचिस जो है आपकी वो बरेली में बनती है। बरेली देखिए तराई का क्षेत्र है और यहाँ एक पोपलर नाम का पेड़ पाया जाता है, वो बड़ा यूज होता है माचिस। खेल का सामान जो देखिए वो मेरठ में बनता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछा जाता है। फिर लकड़ी पर नक्काशी जो है वो सहारनपुर में की जाती है, इसको भी हमें आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सहारनपुर में जो है संतरा भी होता है, इसको भी पूछा गया है। अगर संतरा पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में तो आपको याद रखना है कि सहारनपुर में संतरा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। ए दारुण अवधि ब्राज, बी करुणा भक्ति साइरा, सी द्रुपद ब्राज करुणा, बी बिरहा चैती ढोला। तो देखिए ऑप्शन डी आपका जो है वो सही है कि ये बिरहा चैती और ढोला ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। जो बिरहा है ये बेसिकली पूर्वांचल में गाया जाता है, और चैती भी आपका चैता चैती ये दोनों भी पूर्वांचल में गाया जाता है, और ढोला भी जो है ये उत्तर प्रदेश का ही लोकगीत है। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से? आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है यूपी स्पेशल की चीजें यहाँ ज्यादा पूछी गई हैं। और निश्चित तौर पर अब यूपी पीसीएस में भी जो है इसका आप देख रहे हैं कि दो पेपर ऐड कर दिया गया है। तो जैसे अदर स्टेट में वहाँ का लोकल ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकल चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, और स्पेशली जो यूपी के अपने भाई लोग हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि यूपी की
चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। और जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ यूट्यूब पे, हिस्ट्री खत्म होने के बाद मैंने आपसे कहा भी था कि मैं और सारी चीज़ें जब बताऊंगा तो आपको मैं यूपी स्पेशल भी पढ़ाऊंगा, 8-10 लेक्चर जो होगा वो दे दूंगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन वहां से हो जाए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ए है बिहू, घूमर, गरबा। सी चरकुला, कर्मा, पांडव। डी राउ नाच, भांगड़ा, राउफ। डी लावणी, कथक, कथकली। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन बी है, ये चरकुला ब्रज में होता है। कर्मा बेसिकली देखिए ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। और पांडव जो है ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। देखिए वैसे तो ये करंट का प्रश्न है, लेकिन आप याद रख लीजिए क्योंकि कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक का भी हिस्सा बन सकता है। तो आप याद रखिए कि ये वाराणसी है, हमारे प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है। ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए ऊंचाहार, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, आंवला में जो है इफ्को का कारखाना बनता है। आंवला के अलावा देखिए इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है फूलपुर। फूलपुर, जब कभी आप इलाहाबाद से जौनपुर वाली लाइन पे जाएंगे, एक जंक्शन पड़ता है देखिए जंघई, तो ये कारखाना जो है आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए संविधान के प्रावधान दिए गए हैं और उनसे संबंधित भाग को दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ऑप्शन सी नगर पालिकाएं भाग 9A, ऑप्शन डी निर्वाचन भाग 15। तो देखिए जो संघ राज्य क्षेत्र है ये गलत सुमेलित है, क्योंकि जो भाग 7 है वो निरसित कर दिया गया। अब ये संविधान में भाग 7 जो है हिस्सा नहीं है, तो ये गलत है। और जो संघ राज्य क्षेत्र है ये आपका 6 में आता है, बाकी जो है सही सुमेलित है। अब अगला कथन लेते हैं, कथन कारण है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। रीजनिंग है आपकी, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो देखिए बिल्कुल ये दोनों जो है कथन सत्य है, कि जो राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है वो संसद के कानून को लागू और अनुपालन भी सुनिश्चित करते हैं, और जो केंद्रीय सरकार है, भारत सरकार है, वो राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, और ये व्याख्या भी सही है। ऐसा सरकार जो है कर सकती है कानून बनाकर। अब देखिए सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे भी अनुसूचियों को दिया गया और उनसे संबंधित विषय को दिया गया। तो देखिए सीधे सीधे मैच है। 7वीं अनुसूची जो है वो संघ राज्य और समवर्ती सूची, जो सूचियां हैं हमारी 3, उनको दिया गया है। 8वीं अनुसूची हम सभी जानते हैं कि भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण, यानी कुछ ऐसे नियम है जिनको जो है विधि से बाहर रखा गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल की है। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए संस्थाएं दी गई हैं और उसके बाद उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, और इनमें से पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1953। तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये 1952 में गठित हुआ था, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। सतर्कता आयोग हम सभी जानते हैं संतानम समिति के अनुशंसा पे 64 में हुआ था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू घाटा कहा जाता है, यानी करंट अकाउंट डिफिसिट। देखिए सीएडी दिया गया है, इसका मतलब होता है करंट अकाउंट डिफिसिट। फिर चालू खाता घाटा सीएडी तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो देखिए इसमें जो है कथन ए जो है वो सत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य नहीं। ये जो है अधिक निर्यात नहीं होता है, इसलिए ये गलत। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं,
हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए फिर इस तरह के बोर्ड पे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, और ऐसी गलती मुझे लगता है जो नए बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा होती है नहीं है, और इस पे ध्यान नहीं देने की वजह से हमें हमेशा मैं देखता हूँ कई लोगों का ये रहता है कि मेरे 3 प्रश्न गलत हो गए, 2 प्रश्न गलत हो गए, और ये गलतियां जो है आपको एग्जाम से बाहर कर देती। तो इन चीज़ों से बचिए, बेहतर है कि उसको अंडरलाइन कर लिया करिए वहीं। तो देखिए हरित बांड के संबंध में क्या सही नहीं है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए, हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ऑप्शन बी, हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में निवेश यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। ऑप्शन सी, हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है। ऑप्शन डी, हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो देखिए ये अल्पकालिक परिपक्वता निवेश नहीं होता है, इसलिए ये आपका असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो करंट का क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो एक्सपो के बारे में पूछा गया, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। रीजनिंग है आपका, सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो देखिए ये दोनों सही है और कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सीसीआरटी की साइट अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी, और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं वो काफ़ी उपयोगी है सीसीआरटी की। अब अगला क्वेश्चन है, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो देखिए जो वांगला महोत्सव है यह जो है आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है, और जिंकिंग जेरी रूट भी आप जानते हैं कि मेघालय में ही स्थित है, उसको भी कई बार पूछा गया है, जहाँ जीवित जड़ से जो है आपको वो बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो भी हमसे पूछा जाता है कई बार। फिर आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो देखिए बहुत आसान है कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत अगर पूछा गया है तो ये देखिए सूर्य ही होगा, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है और वो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रेरक बल होता है। कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो देखिए सारी चीजें जो है सौर ऊर्जा पर ही चलती हैं, क्योंकि इसी से जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, और फिर हरे पौधे के ऊपर मनुष्य और जीव डिपेंड होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो देखिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की जरूरत होती है। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसमें नमी हो, और वो दोनों अभिक्रिया करके जो है जंग बना देती हैं और धातु का क्षयकरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी वुड्सजाइट बोरान नाइट्राइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है, डायमंड। अब अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, और ऑप्शन डी सोनार। तो देखिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार पानी में डूबी हुई वस्तुओं का जो ध्वनि के माध्यम से पता लगाया जाता है उसको इसे कहते हैं, तो वो पद्धति सोनार कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो देखिए ये आर्द्रभूमि संरक्षण से है। हम सभी जानते हैं कि रामसर साइटें घोषित होती हैं, रामसर साइट, और 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे पूछा गया है कई बार। अब देखिए नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, उसमें विटामिन के नाम है और किससे वो मिलता है उसको पूछा गया है, तो इसको सीधे देख लेते हैं। तो जो विटामिन के है देखिए ये अल्फा अल्फा से मिलता है। विटामिन डी कार्ड या यकृत का जो तेल होता है उससे मिलता है। विटामिन ई जो है गेहूं के भ्रूण तेल से मिलता है, और विटामिन सी
नींबू से, यानी जितने भी साइट्रस फल होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी पाया जाता है उनमें। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाठी क्लब की स्थापना स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए ये लाठी क्लब जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया था, और हम सभी जानते हैं कि नहीं है, इन्हें वेलेंटाइन वेलेंटाइन सिरोल ने जो है अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है बंबई प्रांत में उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो देखिए ये ईश्वरचंद विद्यासागर का है, और स्त्री शिक्षा और विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 35 बालिका विद्यालयों से ये संबद्ध थे, और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत विशेष कार्य किए, और बांग्ला भाषा के विकास में भी विद्यासागर का बहुत योगदान रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। अब देखिए इन्हें जो है सही कालक्रम में अरेंज करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो 1772 में सबसे पहले गवर्नर जनरल बनता है, तो पहला आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है देखिए दो घटनाएं यहाँ 1765 में है, एक क्लाइव का पुनः आगमन और इलाहाबाद की संधि। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लाइव है देखिए वो 1760 में इंग्लैंड वापस चला जाता है, 1760 में, और 1765 में जो है वो वापस आता है, और 1765 में जब आता है उसके बाद जो है वो इलाहाबाद की संधि करता है 12 अगस्त को। तो ये तीसरी घटना हो जाएगी, ये दूसरी। और बक्सर का युद्ध सबको पता है कि 64 में लड़ा गया था, 1764 में 22 अक्टूबर को। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ संधियां दी गई हैं, उनसे संबंधित तिथियों को दिया गया है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स के लेवल पे अगर जिसको स्टेट पीएससी देना है और स्पेशली यूपी देना है तो उसको फैक्चुअल चीजें आपको जरूर याद करनी पड़ेगी। चाहे आप ज्योग्राफी में चले जाइए, चाहे हिस्ट्री में चले जाइए, पॉलिटी में चली जाइए, जब तक आपको 50% फैक्ट नहीं याद है आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और फैक्ट रटना पड़ेगा आपको, आप चाहे रटिए और या फिर आप याद करिए, जो भी तरीका हो आप जैसे भी कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, पढ़ते समय बस इतना ध्यान देना है कि देखिए किस तरह से संधियां पूछी जाती हैं, फिर विभिन्न संगठन पूछे जाते हैं, उनके संस्थापकों को पूछ दिया जाएगा या उनकी स्थापना वर्ष पूछ दिया जाएगा, विभिन्न अखबार पूछे जाते हैं। तो देखिए जब मैं मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, तो मैं उसी ढर्रे पे ही आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। देखिए जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेडिवल इंडिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस ऐसा रहता है कि नहीं आपको वही चीजें दी जाए जो एग्जाम में सीधे आपको मिल जाए, आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो जिस किसी को भी लगता है कि नहीं उसे फैक्ट बहुत याद नहीं होता है, तो अगर वो मेरा वीडियो देखता है तो उसको उतना लाभ तो जरूर मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, उसको निश्चित तौर पे मान के चलिए 50% का लाभ मिलना ही मिलना है एग्जाम। जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना भी देख लेते हैं 50% आप निश्चित कर ले जाएंगे। देखिए आइए इस मिलान को देखते हैं। इलाहाबाद की संधि देखिए ये 1765 में होती है। उसके बाद एक्स ला सैपल की संधि ये 1748 में होती है। ये आंग्ल फ्रेंच संबंध से, आंग्ल फ्रेंच युद्ध से संबंधित है। ला वार्दुने का मद्रास पर अधिकार देखिए 1746, ये भी उसी समय की घटना है। और डुप्ले की पदच्युति ये पूछा गया है, तो ये जो है डुप्ले को हटाया जाता है 1754 में। तो ये आपका मिलान हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? रामायण, महाभाष्य, महाभारत, अष्टाध्यायी। देखिए रज्मनामा जो है महाभारत का है। अब एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रज्मनामा है तो र से रज्मनामा होता है और र से रामायण होता है, रामायण। तो कभी भी आप रामायण से श्योर रहिए कि जो र से शुरू हो रहा है वो इससे नहीं होगा, ये नहीं है, तो हमेशा आपको महाभारत याद होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, फिर देखिए 4 युद्धों को पूछा गया है और उनको क्रमबद्ध रूप से सजाने के लिए दिया गया है। तो कन्नौज का युद्ध पूछा गया है। देखिए फिर मैं आपको बार बार समझाता हूं कि कोशिश करिए कि डेट न याद करनी पड़े, फैक्ट याद करना। अगर घटनाओं को याद करेंगे तो फैक्ट आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले याद रखना है कि चंदेरी, तो चंदेरी बाबर लड़ा था, यहाँ मैंने बाबर लिख रखा है। कन्नौज हुमायूं लड़ा था, चौसा भी हुमायूं लड़ता है, और तालीकोटा देखिए विजयनगर से संबंधित है। तो इस तरह से बहुत आसानी से
अगर आपको तिथियां नहीं भी याद हैं तो किस तरह से कौन सी घटना होती है वो अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो बाबर आ जाएगा, क्योंकि ये चंदेरी की घटना होती है। उसके बाद फिर आप देखिए कि चौसा का युद्ध आएगा हुमायूं द्वारा, और उसके बाद जो है हुमायूं के दोनों युद्ध हो जाएंगे, और सबसे लास्ट वाली जो घटना है वो देखिए 1665 यानी विजयनगर डायनेस्टी जब आप देखेंगे पतन होता है, और याद होगा तो वो भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। पूना पैक्ट 1932 में, गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में। फिर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में, ये जवाहरलाल नेहरू जब झंडा फहराते हैं उस समय की जाती है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका देखिए 1930 में है ये। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था संस्थाओं को दिया गया और उनसे उनके फाउंडर्स को दिए गए। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी द्वारा की जाती है। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब इसमें रहते हैं। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ एक नाम दिया गया। मद्रास महाजन सभा, ये पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, इन्होंने इसे फाउंड किया था। अब जो है अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आर ओ में देखिए 140 ही होता है, तो यहाँ 140वां है आपका। इंपेरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लार्क, विलियम विलियम हंटर, चार्ल्स इलियट, डब्ल्यू डिग्बी होना चाहिए, इसने डिग्ली कर दिया है। अब देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ये आपके इंपीरियल गजेटियर के संकलन करता है। और इस तरह से देखिए हमने अपना ये पूरा कंप्लीट कर लिया आर ओ प्री 2016। अब इसके बाद हम लोग आर ओ मीन्स 2016 करेंगे। उसके बाद जो है जैसे पेपर आगे का होता जाएगा हम लोग उसको करते जाएंगे। तो आज की क्लास फिलहाल यहाँ समाप्त की जाती है। और जो भी चैनल पे नए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने चैनल पे डाल रखी हैं जो स्पेशली स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले हैं या फिर सीईटी देने वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये लाभदायक चैनल होगा। तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास समाप्त होती है।